हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर क्लास 20 कंप्लीट किया था और आज के क्लास में क्लास 21 सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का नाम तो हम सब सुनते ही रहते हैं, है ना? लेकिन क्या सरकार की असली ताकत सिर्फ उन्हीं के पास है या फिर कहीं और छिपी है? असल में भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। तो चलिए आज इसी पावरफुल ग्रुप की बनावट और इसके काम करने के तरीके को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, भारत सरकार में असली पावर आखिर है किसके पास? क्या ये कोई एक इंसान है या फिर कुछ और ही कहानी है? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टीम के पास होती है। और वो टीम है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जी हां, यही है सरकार का असली इंजन। देश की सारी बड़ी बड़ी नीतियां, सारे अहम फैसले यहीं से तय होते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से चलते हैं। ये जो पावरफुल बॉडी है, ये काम कैसे करती है? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब कि खेल के नियमों को देखना होगा। तो देखिए, इसकी पूरी बुनियाद हमारे संविधान के 3 खास आर्टिकल्स में रखी गई है। आर्टिकल 74, ये सबसे जरूरी है। ये कहता है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करने के लिए मजबूर हैं, मतलब उन्हें यह सलाह माननी ही पड़ेगी। इससे प्रेसिडेंट एक फॉर्मल हेड बन जाते हैं। फिर आता है आर्टिकल 75, जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस बताता है। और आर्टिकल 77 इस बात को पक्का करता है कि सरकार के सारे काम ऑफिशियली तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, भले ही फैसले कहीं और लिए जा रहे हों। अब ये नंबर देखिए, 15%। ये काफी दिलचस्प है। हुआ ये कि 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसने यह तय कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा कदम था ताकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े मंत्रिमंडल ना बन सकें। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम तो सेट हो गए, लेकिन इस टीम में आखिर आता कौन है? चलिए अब ये देखते हैं कि मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए क्या होता है। इसका प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। प्रधानमंत्री नाम की सिफारिश करते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें फॉर्मली अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है। मंत्री को संसद के किसी भी हाउस का, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। और अगर कोई ऐसा है जो मिनिस्टर बनते टाइम मेंबर नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना ही पड़ेगा, वरना कुर्सी गई। चलो, टीम तो बन गई। अब सवाल यह है कि ये लोग काम कैसे करते हैं? और यहीं पर हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे सबसे जरूरी प्रिंसिपल सामने आता है, जिम्मेदारी का नियम। इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी। इसका मतलब सीधा सा है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने हर काम के लिए एक टीम की तरह लोकसभा यानी संसद के लोअर हाउस को जवाब देती है। और ये कहावत तो इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और साथ तैरते या डूबते हैं। मतलब अगर सरकार ने कोई फैसला ले लिया तो हर मिनिस्टर को पब्लिक में उसका सपोर्ट करना ही होगा, भले ही वो पर्सनली उससे सहमत ना हो। और अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी काउंसिल को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। खेल खत्म। लेकिन रुकिए, इसमें एक और एंगल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेक्निकली तो मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मर्जी तक ही अपने पद पर रहते हैं, पर असल में इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जब चाहें किसी भी मिनिस्टर से इस्तीफा मांग सकते हैं। और यही तो असली बात है। प्रधानमंत्री इसी पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि टीम एक साथ रहे। ये एक तरीका है ये पक्का करने का कि हर कोई टीम के फैसलों के साथ खड़ा रहे। तो अभी तक तो हम पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आने वाला है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े से ग्रुप के अंदर पावर का असली सेंटर कहां है। क्योंकि सच तो ये है कि सारे मिनिस्टर्स एक बराबर नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर और असर के मामले में उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि एक बड़ा ग्रुप है। इसमें 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं। और दूसरी तरफ है कैबिनेट, एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल ग्रुप, जिसमें सिर्फ 15 से 20 सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। यही कैबिनेट है जो रेगुलरली मिलती है, सारे बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेती है और असल में काउंसिल की सारी पावर्स का इस्तेमाल करती है। कहने को तो पावर काउंसिल के पास है, लेकिन असल में उसे चलाता कैबिनेट है।
तो चलिए अब सिर्फ इस इनर सर्कल यानी कैबिनेट की पावर्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि सरकार का असली स्टीयरिंग व्हील तो यही है। कैबिनेट की पावर सच में जबरदस्त है। जरा सोचिए, देश की हर बड़ी पॉलिसी, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो, फॉरेन अफेयर्स से या देश के अंदरूनी मामलों से, सब यहीं से निकलती हैं। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सरकार का मेन कोऑर्डिनेटर है, और जब भी देश पर कोई संकट आता है तो यही कैबिनेट चीफ क्राइसिस मैनेजर बन जाता है। इसकी ताकत को समझाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने कुछ बहुत ही शानदार एनालॉजीज दी हैं। जैसे रैमसे मेयर ने कहा था कि कैबिनेट राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। सर जॉन मैरियट ने तो इसे वो धुरी कहा जिसके चारों ओर पूरी पॉलिटिकल मशीनरी घूमती है, मतलब सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है। और शायद सबसे पावरफुल एनालॉजी दी ग्लैडस्टोन ने। उन्होंने कहा कि कैबिनेट वो सूरज है जिसके चारों ओर बाकी सारी बॉडीज घूमती हैं। ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, कैबिनेट ही सिस्टम का सेंटर है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पावर का एक और भी छोटा और भी एक्सक्लूसिव लेवल है। इसे कहते हैं किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके कुछ सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं, और कई बार पावर का असली सेंटर यही बन जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप की जरूरत ही क्यों पड़ती है? खैर, इसके कुछ फायदे हैं। एक तो ये छोटा ग्रुप होता है, तो बड़े कैबिनेट के मुकाबले फैसले बहुत तेजी से और एफिशिएंटली ले सकता है। दूसरा, ये लोग ज्यादा बार मिल सकते हैं। और तीसरा, इससे प्रधानमंत्री को जरूरी पॉलिटिकल मामलों में सीक्रेसी बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके कुछ सीरियस नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा तो ये कि ये फॉर्मल कैबिनेट की अथॉरिटी और उसके स्टेटस को कम कर देता है, और दूसरा, ये कई बार बाहरी लोगों को भी सरकारी कामकाज में दखल देने का मौका दे देता है, जो कि लीगल प्रोसेस को साइडलाइन करने जैसा है, और इससे अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठता है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि सरकार चलाने की एफिशिएंसी और संवैधानिक फॉर्मेलिटी के बीच एक लाइन कहाँ खींचनी चाहिए। क्या तेजी से फैसले लेने के लिए एक छोटा इनफॉर्मल ग्रुप जरूरी है, या फिर ये हमारे फॉर्मल अकाउंटेबल स्ट्रक्चर को ही कमजोर कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।